तो सबसे पहले हम देखेंगे समग्र मांग के बारे में। समग्र मांग अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल जोड़ से है। तो इसका मतलब होता है एक देश के अंदर जितने भी वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है उन सभी का कुल जोड़ समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग के चार घटक होते हैं। पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। दूसरा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जिसे हम जी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है निजी निवेश जिसे हम आई के नाम से जानते हैं। और चौथा आता है शुद्ध निर्यात जिसे हम एक्स माइनस एम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक्स का मतलब होता है निर्यात और एम का मतलब होता है आयात। जब वो निर्यात को आयात में से घटा दिया जाता है तो जो निकलता है उसे हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। आइए इन सभी पॉइंट्स को हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारा आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। यह परिवार अंतिम उत्पादकों पर खर्च करता है जो निवेश के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। मतलब जब कोई परिवार अपने परिवार पे पैसा खर्च करता है, उपभोग करता है, वस्तु खरीदता है, तो जो भी पैसा खर्च करता है उसे हम निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं और यह निवेश के लिए उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखेंगे निजी निवेश। निजी निवेश वह निवेश होते हैं जो देश की जनता द्वारा किसी व्यवसाय पर लगाया जाता है जिससे भारत की जीडीपी में वृद्धि होती है। निजी निवेश वह निवेश है जो व्यवसाय मतलब जो बिजनेसमैन पैसा खर्च करते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, तो वो निजी निवेश कहलाते हैं और ये जीडीपी में वृद्धि करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसमें सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा और मेडिकल जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं है। वह शामिल नहीं है क्योंकि वह मांग में वृद्धि नहीं करते हैं। यह कार्यक्रम के एक समूह से दूसरे लाभार्थियों के लिए मांग को स्थानांतरित करते हैं। मतलब सरकार द्वारा जितना भी पैसा खर्च किया जाता है जनता के लिए वह सभी पैसा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहलाता है। लेकिन इसमें चिकित्सा और मेडिकल जैसी चीजें नहीं शामिल की जाती क्योंकि इनसे मांग में वृद्धि नहीं होती। यह एक समूह द्वारा खर्च किया जाता है जो लाभार्थियों तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका चौथा और आखिरी पॉइंट, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात एक देश के कुल निर्यात के मूल्य को घटाते हैं। इसके कुल आयात का मूल्य शून्य है। यह एक खुली अर्थव्यवस्था में एक देश के सकल व्यय या जीडीपी की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मतलब एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था ओपन हो चुकी है, खुली, वहां पर जीडीपी की गणना करने के लिए शुद्ध निर्यात का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी गणना की जाती है। शुद्ध निर्यात जो होती है वो निर्यात के मूल्य को घटाती है। मतलब जो भी हम निर्यात करते हैं शुद्ध निर्यात को निकाल के हम अपने निर्यात के मूल्य को घटाते हैं और वहां पर हमारा आयात शून्य होता है। तो इसको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे। एडी एडी के अंदर चार बातें होती हैं जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। एडी मतलब समग्र मांग। यहाँ पर चार बातें हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ एक्स माइनस एम से अभिप्राय है शुद्ध निर्यात जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता व्यय, प्लस में निवेश व्यय, प्लस में सरकारी व्यय, प्लस में शुद्ध निर्यात मतलब निर्यात माइनस आयात। इसे हम सकल मांग कहते हैं और इसे कई बार समस्त मांग भी कह देते हैं और इसे समग्र मांग भी कहा जाता है। उसके बाद हम समझेंगे तालिका के माध्यम से। समग्र मांग तालिका वह तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर लोगों के इच्छित व्यय को प्रकट करती है। आय के ऊंचे स्तर पर लोग अधिक व्यय करेंगे तथा निम्न स्तर पर कम व्यय करेंगे। इस प्रकार आय और व्यय के बीच में धनात्मक संबंध है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। तालिका के माध्यम से हमें एक चीज समझ में आती है कि आय, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो वो अधिक व्यय करता है, जब आय घट जाती है तो वो कम व्यय करता है। इसीलिए इसके इनकम में और उसके खर्च में, उसके उपभोग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसमें दो मुख्य बातें होती हैं। आय के निम्न स्तर पर समस्त मांग आय से अधिक होती है क्योंकि उपभोग हमेशा जारी रहता है। आय के उच्च स्तर पर व्यय आय से कम होता है अर्थात लोग बचत करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये दो बातें क्या है, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की आय शून्य होती है तो उस कंडीशन में भी एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मांग जरूर करता है। तो उसका व्यय कुछ भी 10 रुपए या 20 रुपए हो सकता है लेकिन उसकी आय उस कंडीशन में शून्य होती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, आय का ग्राफ शून्य पे है लेकिन हमारा उपभोग का ग्राफ जो हम खर्च करते हैं वो उपभोग कहलाता है। तो उपभोग हमारा आय से अधिक होती है। समय के साथ साथ जब हमारी आय बढ़ जाती है तो हमारा व्यय आय से कम हो जाता है। तो इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो तालिका को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे हम अगले स्लाइड्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाई को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आय कहा जाता है, मतलब आय को वाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा देखेंगे सी मतलब होता है उपभोग, आई का मतलब होता है निवेश और यहाँ पर एडी का मतलब है समग्र मांग। समग्र मांग के अंदर दो चीजें शामिल करी हैं, उपभोग प्लस में आई। तो यहाँ पर जब हमारा वाई शून्य है, जो वहां पर हम 20 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं और आई को हमेशा ध्यान देंगे वो हमेशा ही फिक्स रहती है।
जो हमारी निवेश है वो हमेशा फिक्स रहती है। यहाँ पर हमने फिक्स लेट कर लिया है 10 रुपये। तो यहाँ पर हमने निवेश को 10 रुपये लेट कर लिया है जो कि फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हमारा वाई शून्य है तो हमारा कंज्यूम 20 रुपये है और आई हमारा 10 रुपये। इस प्रकार से हमारा समग्र मांग 30 रुपये है। जब हमारी आय बढ़ जाती है 20 रुपये तो हम देखेंगे उपभोग 25 रुपये हो जाता है, लेकिन आय फिर भी फिक्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब आय 120 रुपये हो जाता है तो हमारा उपभोग 50 रुपये हो जाता है, जिसमें हमारा निवेश 10 रुपये जोड़ दिया जाए तो हमारा समग्र मांग 60 रुपये हो जाता है। जब हम 120 में से 60 को माइनस करेंगे, जो हमें प्राप्त होता है उससे हम बचत के रूप में जानते हैं, जो कि हम अगले तालिका में इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स। तालिका से प्रकट होता है कि भले ही आय जब शून्य है तो समग्र मांग एडी शून्य नहीं है या 30 करोड़ है। यह व्यय का न्यूनतम स्तर है। जब आय बढ़ती है तो समस्त मांग भी बढ़ती है। जब आय 30 से 40 हो जाती है तो समस्त मांग 30 से 40 हो जाती है। जब आय 40 होती है तो व्यय भी 40 है। अब हम देखेंगे समग्र मांग वक्र को। तो पहला पॉइंट है एडी वक्र में एक धनात्मक ढलान है, जिसका अर्थ है जब आय बढ़ती है तो एडी मतलब जो व्यय भी बढ़ता है। तो एडी हमारा यहाँ पे व्यय को दिखा रहा है, जब आय बढ़ती है तो एडी भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे एडी वक्र बिंदु ओ पर उत्पन्न नहीं होती है, जो दर्शाता है कि आय के शून्य स्तर पर भी कुछ न्यूनतम स्तर की खपत आवश्यक है। मतलब एडी जो वक्र है वो जीरो से शुरू नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है, इसलिए वो जीरो के ऊपर बन रहा है। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे निवेश वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है, क्योंकि कीन्स के अनुसार निवेश का स्तर छोटी अवधि के दौरान आय के सभी स्तरों पर स्थिर रहता है। तो जो हमारा निवेश है वो इसको स्थिर दिखाया गया है क्योंकि वो फिक्स है और ये अकॉर्डिंग टू कीन्स माना जाता है। मतलब कीन्स के अनुसार समझा जाता है इसे हम कि निवेश हमेशा ही स्थिर रहता है। उसके बाद हम देखेंगे समग्र पूर्ति। अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय और कुल बचतों का योग समग्र पूर्ति होती है। उपभोग व्यय जहां उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन किया जाता है, वहीं कुल बचतें पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में निवेश की जाती है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय और कुल बचत का योग समग्र पूर्ति कहलाती है। मतलब जब हम सी को और एस मतलब बचत को जोड़ देते हैं तो वो समग्र पूर्ति बन जाती है, वो समग्र पूर्ति होती है। और जो हमारी बचत होती है वो सभी बचत को हम पैसा अपने बिजनेस पे लगा देते हैं और इस प्रकार से वो निवेश कहलाती है। तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे ए एस इक्वल टू वाई। ए एस को हम वाई के नाम से भी जानते हैं। तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस। जो हमारी ए एस होती है एग्रीगेट सप्लाई होती है, समग्र पूर्ति हमारी आय होती है, जिसके अंदर सी प्लस एस होता है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर y का स्तर फिर से 0 है और इस बार हमने i को हटा दिया और s को रखा है। जब हमारा y शून्य है तो हम 20 रुपये खर्च करते हैं। वो 20 रुपये हमारे कहाँ से आते हैं? जो हमने पुरानी बचत कर रखी है, इसलिए बचत में से 20 रुपये माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद जब हमारी आय 20 रुपये हो जाती है तो हम व्यय 25 रुपये करते हैं। अब 20 रुपये हमने कमा लिए हैं, 25 रुपये खर्च करें, जो 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं वो हम पुरानी बचत में से निकाल लेते हैं, इसलिए -5 दिखाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे जब हमारी आय 40 रुपये हो जाती है और व्यय हमारा 30 रुपये हो जाता है तो उसमें हमें 10 रुपये की बचत होती है। और लास्ट में हम देखते हैं 120 रुपये जब हमारी आय हो जाती है तो 50 रुपये हमारा खर्च होता है और 70 रुपये जो हमारे माइनस करने में बच रहे हैं वो 70 रुपये हमारी बचत कहलाती है। अब हम देखेंगे उपभोग फलन के बारे में। एक व्यक्ति जो भी संपूर्ण आय प्राप्त करता है उसके एक भाग को वह अपने उपभोग में लाता है तथा शेष को वह भविष्य की आवश्यकताओं हेतु बचा कर रख लेता है। कीन्स के अनुसार आय का जो भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे उपभोग प्रवृत्ति उपभोग फलन कहते हैं। अतः उपभोग की मात्रा व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होती है तथा जब आय में कमी होती है तो उपभोग में भी कमी हो जाती है। लेकिन आय के शून्य होने पर उपभोग शून्य नहीं होता, क्योंकि इसे बचत से या ऋण लेकर पूरा किया जाता है। तो इस समय यह समझ में आता है कि एक व्यक्ति का जो भी आय प्राप्त करता है उसका एक हिस्सा वह उपभोग में लाता है तथा कुछ पैसे को वो बचा लेता है। तो कीन्स के अनुसार जो भाग वह उपभोग पर व्यय करता है उसे उपभोग फलन कहते हैं। और ये जो उपभोग होता है यह आय के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति जितनी आय कमाता है उतना ही उपभोग पड़ता है। आय में वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में वृद्धि होती है, आय में कमी होती है तो उसके आय में भी कमी होती है। लेकिन जब आय शून्य होने पर, जब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जब व्यक्ति की आय शून्य होती है, उसकी इनकम शून्य होती है तो भी वह उपभोग कुछ ना कुछ करता है। उसका कंज्यूम जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता। वह उसको पूरा करने के लिए, अपना कंज्यूम करने के लिए वो या तो अपने बचत में से पैसे निकालता है या फिर किसी से ऋण लेता है। तो उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा समीकरण। तो सूत्र के रूप में हम देखते हैं
C इक्वल टू F ब्रैकेट में Y। तो यहाँ पर C का मतलब है उपभोग, जो एक व्यक्ति प्रयोग करता है, कंज्यूम करता है। F का मतलब होता है उपभोग फलन, मतलब फंक्शन। Y का मतलब होता है प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय का मतलब होता है इनकम। अगर उपभोग फलन एक सरल रेखा है तब C का जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है इस प्रकार से, C इक्वल टू A प्लस में BY। यहाँ पर A जो होती है वो स्वायत्त उपभोग होती है, तो यहाँ पर स्वायत्त उपभोग को हम समझ लेते हैं। मतलब शून्य स्तर पर एक व्यक्ति जो भी कंज्यूम करता है, जो उपभोग करता है, उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, जीरो पर जो खर्च हो रहा है उस खर्चे को स्वायत्त उपभोग कहते हैं, उसे हम ए के नाम से डिनोट करते हैं। और बी का मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उपभोग फलन का चित्र द्वारा एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आय जीरो है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 300 रुपए है, 400 रुपए और 500 रुपए है। जब हमारी आय जीरो है, शून्य है, तो उस कंडीशन में हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। जब हमारी आय 100 रुपए हो जाती है तो हम 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। जब हमारी आय 200 रुपए हो जाती है तो हमारा खर्चा भी 200 रुपए का ही होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जब हमारी आय 300 रुपए हो जाती है तो हमारा उपभोग कम हो जाता है 250 रुपए, मतलब 50 रुपए यहाँ पर हमारे बचत के रूप में मिलते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब औसत उपभोग परिवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब सी को वाई से डिवाइड कर दिया जाता है, वाई का मतलब होता है आय। जब हम सी को वाई से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है औसत उपभोग परिवर्ती। अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम, मतलब सीमांत उपभोग परिवर्ती। तो इसे हम एमपीसी भी कहते हैं, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई। ये डेल्टा का मतलब होता है जो हमारे आय में परिवर्तन आता है, जैसे कि पहले 0 रुपए था अब 100 रुपए हो गया, तो हमारा जो आय में परिवर्तन आया वो 100 रुपए है, उसे कहते हैं डेल्टा वाई। और जो ये कंज्यूम है, पहले हमारा कंज्यूम था 100 रुपए, उसके बाद हो गया 150 रुपए, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 50 रुपए का है। जो 50 है उसे डेल्टा सी कहते हैं। तो डेल्टा मतलब होता है पुराने वाले और अभी वाले के बीच का जो डिफरेंस होता है, और उसका फॉर्मूला है हमारा एमपीसी का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई। तो अच्छी तरह से याद कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते जाएंगे और हर स्टेप में हमारा एमपीसी फाइंड होता जाएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उपभोग फलन की विशेषताओं के बारे में। तो उपभोग फलन की 3 विशेषताएं हैं। पहले देखेंगे अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 प्रकार के काल होते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम देख चुके हैं तालिका के अंदर जो हमारा सी होता है, उपभोग होता है, पहले 20 होता है, फिर 40 होता है, फिर 50 हो जाता है, फिर 70 हो जाता है। तो उसकी जो बढ़ने की, इंक्रीज होने की जो स्पीड होती है उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें 0 और 1 के बीच में हमें आंसर मिलता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो सेकंड हम देखेंगे उपभोग आय के शून्य होने पर भी शून्य नहीं होता, क्योंकि इसकी पूर्ति पूर्व में ही की गई बचत से होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी इनकम 0 होती है तो उपभोग कुछ ना कुछ जरूर होती है, वो शून्य नहीं होती। और जो हम उस कंडीशन में आय के शून्य होने पर जो हम खर्च करते हैं वो अक्सर पुरानी की गई बचत में से निकाली जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखेंगे उपभोग परिवर्ती से आशय उपभोग पर व्यय की गई वास्तविक राशि से होती है। जो पैसा हम व्यय करते हैं अपने उपभोग के ऊपर, वह हमारा उपभोग परिवर्ती होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम एपीसी एंड एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछली तालिका में हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझेंगे औसत उपभोग परिवर्ती और सीमांत उपभोग परिवर्ती के बारे में। औसत उपभोग परिवर्ती को कहते हैं एपीसी। तो यहाँ पर हम देखेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति एक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण समाज में कुल आय का जो भाग उपयोग कर लिया जाता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय का वह भाग होता है जिसे उपभोग पर व्यय किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक व्यक्ति जब आय कमाता है, पैसा कमाता है, उस पैसे का जो भाग वो खर्च कर देता है उसे औसत उपभोग परिवर्ती कहते हैं। उसके बाद इसका हम सूत्र देखेंगे। औसत उपभोग परिवर्ती एपीसी का फॉर्मूला है सी बटे में वाई, मतलब उपभोग की मात्रा ऊपर आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे आय की मात्रा से, तो हमारा एपीसी फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सीमांत उपभोग परिवर्ती के बारे में। सीमांत उपभोग परिवर्ती जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होता है, तथा जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, तथा जब आय में कमी होती है तो उपभोग में भी कमी होती है। इस प्रकार आय में होने वाले परिवर्तन और उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग परिवर्ती कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम देखते हैं जब आय में परिवर्तन होता है तो आय में परिवर्तन होने की वजह से उपभोग में भी परिवर्तन होता है। जब आय हमारी बढ़ जाती है तो उपभोग भी हमारा बढ़ जाता है।
जब आय हमारी घट जाती है तो उपभोग भी हमारा घट जाता है। तो इनके बीच में जो परिवर्तन आता है उनका अनुपात, तो फिर से ध्यान देंगे, आय और उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग परिवर्ती कहते हैं, मतलब एमपीसी कहते हैं। और एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डेल्टा सी का मतलब होता है उपभोग में जो परिवर्तन आता है, और डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में जो परिवर्तन आता है। तो डेल्टा सी को हम डेल्टा वाई से डिवाइड करके एमपीसी को फाइंड किया जा सकता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको 12th क्लास में किसी भी प्रकार की समस्या आती है अर्थशास्त्र में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम देखेंगे सीमांत उपभोग परिवर्ती की विशेषताएं। तो सीमांत एमपीसी की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर में ये 1 या 2 नंबर में आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह हमेशा धनात्मक रहती है। तो जो एमपीसी है वो हमेशा धनात्मक रहती है। एमपीसी 0 से अधिक परंतु 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 0 से अधिक होती है और 1 से अधिक नहीं होती, मतलब 0 और 1 के बीच में ही एमपीसी का मान आता है। आय बढ़ने के साथ साथ एमपीसी घटती जाती है, क्योंकि उपभोग व्यय घटती हुई दर से बढ़ता है तथा बचत प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब होता है आय के बढ़ने के साथ साथ हमारी एमपीसी जो है वो घटती जाती है, क्योंकि उपभोग व्यय घटती दर से बढ़ता है तथा बचत प्रवृत्ति बढ़ती दर पर रहती है, इसलिए यह एमपीसी घटती रहती है आय के बढ़ने पे। उसके बाद हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अक्सर ये 3 नंबर में पेपर में आते रहते हैं और कई बार आए हुए भी हैं, तो इसको आप जरूर समझेंगे और इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। और तो हम यहाँ पे देखेंगे औसत तथा सीमांत उपभोग परिवर्ती का संबंध, मतलब एपीसी और एमपीसी में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब एमपीसी स्थिर रहती है तो एपीसी भी स्थिर रहती है। जब को पढ़ते समय आप ग्राफ को अपने पास रखें जिसमें एमपीसी और एपीसी का दोनों को एक साथ दिखा रखा हो, उसके अंदर आप इसको देखें और एक एक लाइन पढ़े और उसमें समझे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जब एमपीसी स्थिर होता है तो एपीसी भी स्थिर रहता है। दूसरा देखेंगे आय बढ़ने से एमपीसी गिरने लगता है परंतु एपीसी से अधिक गिरता है, मतलब जब आय बढ़ती है तो एमपीसी गिरने लग जाती है, लेकिन एपीसी की तुलना में एमपीसी अधिक तेजी से गिरती है। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम, आय कम होने पर एमपीसी बढ़ने लगता है परंतु यह एपीसी से अधिक बढ़ता है, और जब आय कम होती है तो एमपीसी बढ़ता है परंतु एपीसी से अधिक तेजी से बढ़ता है। मतलब इन द बोथ केस हम क्या देखते हैं कि एमपीसी जब गिर रहा है तो एपीसी से तेज गिर रहा है, और जब एमपीसी बढ़ रहा है तो एपीसी से तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है बचत फलन। बचत फलन को समझते हैं हम। आय और बचत के बीच के संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं। बचत आय पर निर्भर होती है क्योंकि आय के बढ़ने पर बचत बढ़ती है तथा आय के घटने पर बचत भी घटती है, लेकिन बचत में वृद्धि की दर सामान्य आय से वृद्धि की दर से अधिक होती है। तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आय और बचत के बीच के संबंध को बचत फलन कहते हैं या बचत प्रवृत्ति भी कहते हैं। बचत जो होती है वो हमेशा आय पर निर्भर होती है, क्योंकि आय के बढ़ने पर बचत बढ़ जाती है और आय के घटने पर ही बचत घट भी जाती है, लेकिन बचत में वृद्धि की जो दर होती है वो आय में वृद्धि की दर से अधिक होती है। तो फिर से समझेंगे, जो बचत में वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि होने की दर से अधिक होती है। उसके बाद बचत को ज्ञात करने के लिए कुल आय में से उपभोग व्यय को घटाया जाता है। मतलब जब हम, अगर हमें बचत ज्ञात करना है, जब हम आय में से मतलब इनकम में से उपभोग को माइनस कर देते हैं तो हम बचत निकाल लेते हैं। मतलब S इक्वल टू वाई माइनस में C, जहाँ पर Y है इनकम और C है कंज्यूम मतलब उपभोग। इसको इसमें से माइनस करने पे जो आता है वो हमारा S होता है। S का मतलब है बचत। तो अब हम पढ़ेंगे बचत फलन ज्ञात कैसे करते हैं। बचत फलन को ज्ञात करने के लिए 45 डिग्री की समता रेखा में से आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग को घटा दिया जाए तो हमें बचत ज्ञात होता है, बचत फलन ज्ञात होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी आय की रेखा होती है ग्राफ में, वो हमेशा ही मूल बिंदु से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसका सूत्र अब यहाँ पे गणितीय सूत्र मैंने दिखा दिया है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लिया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको इसको समझाने के लिए अलग से एक समीकरण सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। उसके बाद हम देखेंगे औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में। तो औसत बचत प्रवृत्ति आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति सामान्यतः 1 से कम होती है, लेकिन उपभोग यदि आय से भी अधिक हो जाए तो यह ऋणात्मक हो सकती है।
लेकिन उपभोग यदि आय से भी कम हो जाए तो यह ऋणात्मक हो सकती है। मतलब जैसा कि ये फिर से प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो ये 1 से कम होती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। एपीएस का फॉर्मूला होता है औसत बचत प्रवृत्ति का एस बटे में वाई, मतलब बचत बटे में आय। उसके बाद हम देखेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति को हम एमपीएस कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में वृद्धि के कारण बचत में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। मतलब जो आय में वृद्धि होती है उसके कारण जो बचत में वृद्धि होती है उसको दर्शाता है और उसी को हम एमपीएस कहते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बटे में डेल्टा वाई। तो यहाँ पे कट गया है, आप देख सकते हैं, डेल्टा एस बटे में डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस और डेल्टा वाई क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। बचत में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन। उसके बाद हम देखेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे सदैव एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, यह हमेशा ही होता है और ये अक्सर इसको प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि y इक्वल टू सी प्लस में एस होता है, जब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सी प्लस आई होता है, लेकिन आई और एस हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए y इक्वल टू सी प्लस एस है। और यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों को y से डिवाइड कर दे तो हमें प्राप्त